नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईनेट सेहत। आईनेट सेहत आज बेहद खास है और वजह है कि आप मेरी गोद में जो ये प्यारा सा नन्हा सा एक डॉल देख रहे हैं, दरअसल या कहें बेबी बॉय जो देख रहे हैं, दरअसल वो एक बच्चा है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बच्चों के विषय पर बात करने वाले हैं। बच्चे जितने क्यूट होते हैं ना, उतने ही वो नाजुक होते हैं और उतने ही उनके जो पेरेंट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि बच्चों को कब क्या हो जाए उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज़ समझ आती है कि ज़रा सा कुछ हुआ, पहले तो वो डर जाएंगे, उसके बाद सीधे डॉक्टर का रुख करेंगे। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की सही देखभाल कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और यदि कोई परेशानी है तो पहले तो आप उसे समझें कैसे, और फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाना, एक अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास आपको लेकर जाना है, जाहिर तौर पर एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना है और अपने बच्चे की सारी समस्याओं को दूर करना है। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ बिलासपुर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ और श्री शिशु भवन के डायरेक्टर श्रीकांत गिरी जी से। डॉक्टर श्रीकांत गिरी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। ये बहुत ही अच्छा मौका है जब मैडम हमारे हॉस्पिटल श्री शिशु भवन में पधारी हैं और आज हम वो बात करेंगे जिससे ये पता चले कि बच्चे की देखभाल कैसी होनी चाहिए और बच्चे के इलाज संबंधित जो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और कई बार पेरेंट्स जो है ना बहुत डिमांडिंग होते हैं कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स को लेकर के, जबकि वास्तव में इन छोटे से सिम्टम्स के लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरा आज खास बात ये कहना रहेगा कि कब बच्चे को वास्तव में एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, कब बच्चे को कोई दवा देने की भी जरूरत है। कई बार पेशेंट बहुत ओवर डिमांडिंग होते हैं कि हर सिम्टम, हर छोटी छोटी लक्षण के लिए वो दवाई की डिमांड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो आज इसी विषय पर बात करना है। और क्योंकि कहते हैं ना कि हम 2 से 3 होते हैं, 3 से 4 होते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है जैसे जैसे, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और हम बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, वजह यह है कि हम पेरेंट्स बनते थे, एक अलग फीलिंग आती है। और मुझे लगता है यही एक वजह है कि फिर बच्चों के लिए ओवर कॉन्शियस भी कई बार होते हैं, ओवर पॉजिटिव भी होते हैं। बिल्कुल। तो कितना पॉजिटिव होना है, कितनी सतर्कता बरतनी है, सब कुछ बेहद जरूरी है। आज आपकी इन्हीं शंकाओं को दूर करेंगे डॉक्टर श्रीकांत, एक बार फिर से आपने इतने अपने व्यस्तम शेड्यूल में हमको वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। और यही आपसे जानना चाहेंगे कि जब बच्चों की बात आती है तो सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे पेरेंट्स जूझते हैं उसके जन्म के बाद, या आप देखते हैं कि ज्यादातर बच्चों में ये होता है, ये कॉमन है, वो कौन सा विषय है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है तो नवजात शिशु के पैदा होने के बाद हमारी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को जल्द से जल्द माँ का दूध पिलाएं। स्तनपान जो है वो शुरू के 6 महीने तक लगातार करना चाहिए और शिशु को 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के पेय, जन्म घुट्टी या पानी की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद लोग अपने दूसरे चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और बच्चे को स्तनपान करने के बजाय कई बार टॉप मिल्क दिया जाता है जो फार्मूला मिल्क है। तो वो एक्चुअली सही तरीका नहीं है। बच्चा पैदा होने के बाद इवन सिजेरियन सेक्शन के बच्चे को माँ का दूध दिया जा सकता है और जल्द से जल्द विदिन 2 आवर्स मम्मी का दूध पिलाया जाना चाहिए। तो सब एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, चूंकि मैं एक महिला भी हूँ इसलिए भी पूछ रही हूँ और हर माँ आपसे जरूर पूछती होगी ये सवाल। जी। कि कई बार होता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है, तो फैमिली वाले भी और माँ सबसे ज्यादा जो है इस बात को लेकर परेशान होती है कि फिर हम बच्चे को क्या करें। आप बोलते हैं बच्चे को सिर्फ माँ का फीड कराना है, नहीं आ रहा है, तो उस ऑप्शन में फिर हमको किस विकल्प पे जाना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो स्तनपान है उसके लिए मम्मी का जो टेंशन है, जो परेशानी है, वही सबसे बड़ा कारण है कि उसका दूध नहीं आने का। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमको प्रिपेयर होना चाहिए मम्मी को, पूरे जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, घर के जो बाकी सदस्य हैं, मम्मी को इस बात के लिए कॉन्फिडेंट बनाएं कि उसका जो स्तनपान बच्चे के लिए बेस्ट है और उसको दूध आएगा ही आएगा। जो आशंका है, जो डर है, वो सबसे बड़ा कारण है दूध नहीं आने का। तो कायदे से लास्ट के जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसमें एंटीनेटल जब चेकअप होता है तो माँ को स्तनपान संबंधित जानकारी दिया जाना चाहिए और स्तनपान के फायदे बताना चाहिए। और उनके मन में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि आप में वो सारा कुछ है और आपका दूध 100% आएगा। और शुरू के लिए एक्चुअल में
जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू के 2-4 दिन में बच्चों को दूध की बहुत ही कम आवश्यकता होती है जी। जो शुरू के 3 दिन में जो दूध निकलता है, क्या क्वांटिटी होना चाहिए डॉक्टर साहब उसकी? देखिए जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम होता है, यदि एक बार में बच्चे 5 से 10 ml भी आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर द बेबी। अच्छा। हाँ, हमको लगता है कि बच्चे को माँ का दूध नहीं आ रहा है, हम टेंशन में आ जाते हैं, और जहाँ टेंशन आना शुरू हुआ और दूध आना बंद हुआ। दूसरा एक चीज होता है कि जब बच्चे को मम्मी का दूध नहीं मिला तो हम सबसे पहले जाके बॉटल खरीदाते हैं और बॉटल से बच्चे को दूध पिला देते हैं, फार्मूला मिल्क। जैसे आपने 5 ml और 10 ml का कहा ना सर, तो मतलब लगता है कि अब ये हुआ है तो इसे बहुत सारा खाना देना है, मतलब क्वांटिटी भी नहीं पता होती ना, उसे बहुत सारा दूध देना है, तो बार बार प्रयास किए जाते हैं। तो वो किस तरह दिए जाना चाहिए फिर, मतलब जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच दिया, फिर कितनी देर? देखिए इसमें तो क्योंकि बच्चा स्तनपान कर रहा है तो एग्जैक्ट क्वांटिटी का हम अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो शिशु है उसको शुरू के 2-3 दिनों में दूध की बहुत ही अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। शिशु के शरीर में ज्यादा पानी रहता है उस समय, जो लॉस करता है। तो शुरू के करीबन 3 से 5 दिन में बच्चे का जो वजन है लगभग 10 से 15% तक लूज करते हैं। जो फुल टर्म बेबी लगभग 10% लूज करते हैं, और जो प्री टर्म है लगभग 15% बॉडी लूज करते हैं, बॉडी वेट लूज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उस चीज पे बिल्कुल चिंता मत करिए कि आपकी जो बच्चा है, शिशु है, उसको माँ का स्तनपान करने से इसको कम दूध मिल रहा है। जितना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलस जो है दूध पैदा करने के लिए, वो है जब बच्चा स्तन से लगता है और जब सक करता है तो जो एक रिफ्लेक्स होता है जिसके वजह से मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। दूसरा, जितना ब्रेस्ट एम्प्टी होगा उतना मिल्क का प्रोडक्शन अधिक होगा। हाँ। तो होता क्या है कि कई बार क्या करते हैं कि बच्चा अच्छे से सक नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे लोग या सिस्टर आकर के दूध को प्रेस करके निकालने का प्रयास करेंगे। वो सही तरीका नहीं, क्योंकि जो इमोशंस जो है ना, जब बेबी स्तन को टच करता है और उसके बाद जो उसको सक करता है, ममत्व आता है, एग्जैक्टली ममत्व आने से ही दूध बढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग बिल्कुल ना परेशान होइए। और डॉक्टर साहब 1-2 दिन मुझे लगता है नॉर्मल होता है, बच्चा सक करना भी सीखता है। एग्जैक्टली। और यदि आप उसको चम्मच से डालने लगेंगे ना तो धरती पे आने के बाद सारे लोग जो है, जो इतना इजी मिल जाए चीजें वो करने लगते हैं। बच्चे भी ऐसे ही हैं, वो भी आप इजी गोइंग में जाइए, चम्मच से दीजिए, वो उसको एंजॉय करेंगे। जी, एक्चुअली हम लोग ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। आप देखिए कि एक सामान्य, आपने देखा होगा कि गाय का बछड़ा पैदा होता है और वो शुरू में तो खड़ा होना भी नहीं जानता है। करीबन आधे से 1 घंटा स्ट्रगल करने के बाद वो खड़ा हो पाता है और सीधा माँ का स्तनपान करता है और उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारा ओवर एंजाइटी है जिसकी वजह से हम लोग, जो बच्चा नॉर्मली कर सकता है लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता, हम लोग उसको ज्यादा आसान बनाने के लिए, स्तनपान के लिए दूसरे विकल्प ढूंढने लग जाते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉटल फीडिंग जो है ना, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि इनकेस ऐसा है कि बच्चे का अच्छे से सक नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन पे बच्चे को पहले स्तन से लगाइए, और बच्चे को स्तन से लगाने के बाद, जैसे मैंने कहा कि उसको रिफ्लेक्स से मिल्क आना शुरू हुआ, तो उस कंडीशन में सही तरीके से जो ट्रेंड लैक्टेशन काउंसलर है उसकी मदद से, स्टाफ की मदद से दूध को कटोरी में, जो साफ कटोरी है, ऑटोक्लेव कटोरी, उसमें निकालने के बाद उसको चम्मच कटोरी से पिलाएं। तो क्या होता है कि जैसे बॉटल से बच्चा जब दूध पीता है तो सक करता है निपल को, जबकि जब स्तनपान करता है बच्चा तो ब्रेस्ट को उसको प्रेस करना पड़ता है। अच्छा। तो यही बच्चा जो कि बॉटल फीड कर रहा है और सक कर रहा है, ये बच्चा जब 4 दिन 5 दिन के बॉटल फीडिंग के बाद जब स्तन पे लगाते हैं तब वो निपल को यहाँ पे भी सक करता है। तो निपल को खाली सक करने से दूध नहीं आता, दूध आता है जो निपल के चारों तरफ जो ब्लैक पोर्शन है वहां पे जो ग्लैंड्स रहती है उसको प्रेस करने से। तो ये जो निपल कंफ्यूजन कहते हैं इस कंडीशन को। अच्छा। तो जो बच्चा बॉटल फीड किया है उसका स्तनपान कर पाने का जो सक्सेस रेट है काफी रिड्यूस हो जाता है। ओके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं और आपको इसे फॉलो करना चाहिए, इसीलिए ये बहुत बारीक बारीक जानकारियां हैं, लेकिन आपको कोई देगा नहीं, और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर और श्री शिशु भवन, जहां पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपने एक जो ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर जो एक मिथ है इसको तोड़ा ही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि सिजेरियन डिलीवरी की आपने बात की, कुछ लोग कहते हैं कि जो बच्चे सिजेरियन होते हैं उनको ज्यादातर उनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो जो किसी भी बीमारी की चपेट में जल्दी आते हैं, इसमें कितना सच है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और ये बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय पे। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो रहा है उसको जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो माँ के नॉर्मल रूट से जब बेबी निकलता है तो ये जो बैक्टीरियाज हैं बच्चे के स्किन में चिपक जाते हैं। कुछ जो बैक्टीरियाज है उसको मुंह के द्वारा वो इंजेस्ट कर लेता है और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को
बनाने में मदद करते हैं। जी। तो हमारे बॉडी में एक बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस होना जिसको हम बोलते हैं TH1 और TH2, ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स के जो TH1 TH2 का जो बैलेंस है यदि गड़बड़ाता है तब एलर्जी की समस्या पैदा होती है। तो जिन बच्चों में ये बैक्टीरिया नहीं पहुंचता है, जैसे सिजेरियन सेक्शन है, ये स्टेराइल एनवायरनमेंट में होता है। आप पहले पेट को बीटाडीन स्पिरिट से क्लीन करते हैं और पूरे स्टेराइल एनवायरनमेंट से जब बच्चे को निकालते हैं तो ये जो गुड बैक्टीरिया जो माँ के शरीर में उपस्थित थे वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाते, और ये नहीं पहुंच पाने की वजह से उनको ये बैक्टीरिया मिलता ही नहीं है। तो शुरू के 3 महीने में जो बच्चे को हम उसके बैक्टीरियल फ्लोरा को देखते हैं, तो जो सिजेरियन से बेबी पैदा हुए हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा हुए हैं, इन दोनों के बैक्टीरियल फ्लोरा में डिफरेंस होता है, और ये फ्यूचर में एलर्जी और बहुत से कारणों का बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। आप देखे होंगे, मैं फिर से वापस उसी एग्जाम्पल में जाता हूँ कि जैसे ही एक बछड़ा पैदा होता है गाय का, तो माँ अपने जीभ से इसको चाटते रहती है। तो एक सामान्य फिर ये वो साफ करती है, उसकी क्लीनिंग भी करती है, लेकिन वास्तव में अपने जीभ में जो बैक्टीरिया है उसको वो ग्राफ्ट करती है, उसकी स्किन में ग्राफ्ट करती है, और ये जो बैक्टीरिया है फिर वो वहाँ पे फ्लरिश होते हैं। तो ये नेचर ने हमको सिखाया हुआ है, और ये प्रक्रिया जब नॉर्मल होती है वेजाइनल रूट की तरह से, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया और जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन रहता है, और सिजेरियन सेक्शन से हम इस फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक विषय ये निकल कर है कि बच्चे एलर्जी से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं आज के समय में। जी। और चूंकि सिजेरियन अब ये हाथ में तो है नहीं, और आजकल तो ज्यादातर डॉक्टर्स यही करते हैं, कुछ माएँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जहां नॉर्मल हो सकते हैं वहां इंतजार नहीं करना है, कर दो। लोगों में अपना मिथ है कि भाई बढ़िया, उनको तो बिल बनाने हैं तो वो कर देते हैं। तो ये सारी चीजों के बीच बच्चे की अच्छी परवरिश करना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उसको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो प्रकृति ने बनाई है, और उसे नेचुरल तरीके से मिले तो वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा। किन किन तरह की बीमारियां देख रहे हैं जो एलर्जी से हो रही है डॉक्टर साहब? देखिए, अभी आप देखेंगे कि पिछले कुछ डिकेड्स में एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि इंडिया फ्यूचर का एलर्जी का एपिसेंटर रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारी जो सारी चीज़ें हैं, हम लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है उसको हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण, जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग का नहीं कराना, दूसरा वेजाइनल रूट से बेबी ना होकर के सिजेरियन सेक्शन से पैदा होना, फिर खान पान में जो हम लोगों की प्रकृति, जो हमारी पुराने लोग जैसे खाते, जैसे हम लोग दही खाते थे बहुत, दही में पता है आपको कि लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। ये जो लैक्टोबैसिलस यही गुड बैक्टीरिया है। जब हम ये लेते हैं, या फिर जो फर्मेंटेड चीजें लेते हैं, हम लोग पुराने जमाने से लेते आ रहे हैं, तो ये फर्मेंटेड चीजों में कुछ यीस्ट होते हैं जो गुड फंगस हैं, ये जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में ये जाकर के अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये हमारे आर्मी मैन है। जब बाहर से कोई कीटाणु आ रहा है, समझ लीजिए कि ये फॉरेन बॉडी है, इन्वेडर है, तो उससे लड़ते हैं, और ये लड़ने के बाद जब जीत जाते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। यदि हमारे शरीर में ये गुड बैक्टीरिया या आर्मी नहीं रहेंगे, तो जब फॉरेन बॉडी जब इन्वेड करेगा तो इजिली ये अंदर चला जाता है। तो ये इस तरीके से सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ कि ये जो गुड बैक्टीरियाज हैं ये हमारे खान पान। अब देखिए, इसी तरीके से हम लोग जो मैदे की चीजें खाते हैं, जो हम मैदा की चीजें खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉर्मल हम जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम लोगों को मैदा की चीज नहीं खाना चाहिए, और जो कंप्लीट फूड है वो लेना चाहिए, तो क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती, और जो अनडाइजेस्टिबल जो कार्बोहाइड्रेट है, ये वास्तव में जो कोलोन में हमारे बैक्टीरिया, हमारे जो गुड फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उनका भोजन है। तो सोचिए कि यदि उनको जब उनका खाना नहीं मिलेगा तो वो उनका डेथ हो जाएगा, उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो फाइट करने वाला कोई नहीं रहा। और इनफैक्ट कई बार ये जो है ना, फिर हमारे जो टिश्यूज उसको डैमेज करने लग जाते हैं। तो अभी जो खान पान चल रहा है कि हम लोग जितने भी प्रकार के स्नैक्स खा रहे हैं, जो जंक फूड्स खा रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर है, तो ये एकदम से पीक भी करता है ब्लड शुगर को।
और हम जानते हैं कि जैसे जब सडन ब्लड शुगर राइज होगा तो हमारे शरीर में इंसुलिन सीक्रेट होता है। जब इंसुलिन सीक्रेट होता है तो हमारे जो फ्री फैटी एसिड्स हैं बॉडी में वो जाके फैट के रूप में हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं। तो ये मोटापा का एक बड़ा कारण है। और जब ब्लड शुगर बढ़ेगा उसके सडन डाउन होगा तो फिर से हमको भूख लगेगी। तो आप देखिएगा इस तरह के बच्चे मोटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, मतलब आजकल बच्चों में वेट गेन का ये प्रॉब्लम जी। तो हम आप देखेंगे पिछले 10 सालों में इंडिया में ओबेसिटी एकदम रैम्पेंट तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसका एक और कारण है स्क्रीन। आप देखिए कि पहले हमारे जमाने में बच्चे लोग बाहर खेलते रहते तो पेरेंट्स डांटते थे, चलो बहुत देर से बाहर बहुत देर से खेल रहे हो तो चलो अंदर आओ। अभी उल्टा हो गया है कि बच्चे मोबाइल लेके अपने कमरे में बैठे हुए हैं और पेरेंट्स डांट रहे हैं, चलो जाओ बाहर खेल के आओ। तो ये बहुत सारी कारण है। मतलब ये जो आप एलर्जी की बात कर रहे हैं, ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो अभी सिस्टम है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो ये पूरी चीज को सुधारने की जरूरत है। पूरा हमारा बचपना गड़बड़ हो गया है। बच्चों में एक स्किन ड्राइनेस भी बहुत देखते हैं डॉक्टर साहब, जी। वो भी क्या एलर्जी का ही हिस्सा है? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जिस पेरेंट्स को कुछ एलर्जी की समस्या है या रिस्क फैक्टर है, जैसे मैंने बताया कि सिजेरियन सेक्शन हुआ है और कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ जीन का इश्यू है, तो ऐसे बच्चे लोग को स्किन में ड्राइनेस होता है। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो स्किन है उसमें कुछ ऑयल ग्रेन्स होते हैं। ये ऑयल ग्रेन्स हमारे स्किन में तेली व्यवस्था बनाते हैं। आप देखे होंगे कि यदि हम ठंड के समय पे हमारा स्किन ज्यादा ड्राई हो जाता है और हम उसमें कुछ लिखेंगे तो उसमें निशान भी पड़ने लग जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में चूंकि ऑयल ग्लैंड जो होती है वो ज्यादा एक्टिव रहती है, थोड़ा पसीने से तेली हो जाती है हमारी त्वचा, इसी ग्लैंड के प्रेजेंस की वजह से। तो जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन से डिफरेंट रहता है। उनका जो एपिथेलियम है वो प्रॉपरली, उनके बीच में जो टाइट बॉन्ड्स रहते हैं ना वो नहीं रहते, गैप्स रहते हैं। तो एक तो ड्राइनेस और दूसरा ये गैप। तो जो बाहर का फॉरेन मटेरियल है जो नॉर्मली हमारे स्किन के अंदर नहीं जाता वो पहुंचने लग जाता है और इस तरीके से स्किन की वजह से एलर्जी शुरू होती है। तो जैसे हमारे पुराने जमाने में उपटन लगाया जाता था। तो उपटन ऐसे बच्चे को जिसको ऑलरेडी एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, मतलब उसका स्किन लीकी है, तो ये जो प्रोटीन जिसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा था कि जो सामान्य स्किन के छेद को अंदर नहीं जा पाता, अब स्किन का जो छेद है बड़ा हो गया है, लीकी हो गया है, तो ये बड़ा प्रोटीन अंदर चला जाता है और ये फॉरेन बॉडी है। इस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट हमारी एलर्जी की समस्या शुरू होती है। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक काफी बड़ा सर्कल है जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से लेकर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो कहीं आप ये तो नहीं कह रहे ना कि मालिश और ये जो करते हैं बच्चों पे ये नहीं करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए मालिश जो करते हैं, उपटन मतलब होता ही है बच्चों के जी। उनके बाल निकालने, कहते हैं बाल कम आएंगे जितनी अच्छी मालिश होगी। देखिए मैं उपटन के लिए कहूंगा कि उपटन नहीं करना चाहिए, ठीक है, और साबुन का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साबुन से ड्राइनेस होता है। कुछ पर्टिकुलर बार्स होते हैं जिसको हम सिंडेड बार बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज्यादा देर तक बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए क्योंकि जो स्किन की जो ऑयल लेयर है ना ये धीरे धीरे कम होने लग जाती है और ड्राइनेस की वजह से फिर बाकी ईचिंग और दूसरी समस्या आती है। और आप कुछ सर्दी जुकाम भी बहुत आजकल बच्चों को होता है सब, ये एलर्जी की वजह से जल्दी होता है। जी। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जो एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी की बात करते हैं, नॉर्मली 2 साल के उम्र के ऊपर के बच्चों में इस तरह की समस्या होती है क्योंकि एलर्जी डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। पर 2 साल के नीचे के बच्चों में जो सर्दी खांसी की समस्या नॉर्मली होती है ये नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है, मान के चलिए कि 1 साल में 5 से 6 बार सर्दी खांसी होना सामान्य बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सामान्य सर्दी खांसी है ये एक प्रकार का वैक्सीन है। अच्छा, जैसे हमने सुना था कि आपने सुना कि अपन एक बार कोरोना हो जाने के बाद दोबारा कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि उस कोरोना के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधक पदार्थ एंटीबॉडीज बन गए। सिमिलरली किसी एक ग्रुप का वायरस हमारे शरीर में पहुंचा और सर्दी खांसी पैदा किया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम यदि वो वायरस आएगा तो या तो उसकी सिवियरिटी कम होगी या वो बीमारी पैदा नहीं कर पाएगा। तो इन जो 2 साल के नीचे जो सर्दी खांसी के बच्चे होते हैं उनमें सामान्य यदि बुखार है तो बुखार की दवा लेना चाहिए और सामान्य सर्दी खांसी में कोई भी दवा देने की जरूरत नहीं है, स्पेशली एंटीबायोटिक। जो आम तौर पर जब कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास न जाने के बजाय किसी आप लोकल डॉक्टर से दवाइयां लेते हैं तो सबसे पहले दवाई वो एंटीबायोटिक लिखता है। और मैं फिर से यही बोलूंगा कि एंटीबायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया को मारने वाले पदार्थ, केमिकल। और मैंने बताया था कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड है
ये जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं ये भी इस एंटीबायोटिक से मर जाते हैं। डॉक्टर साहब लेकिन इतना छोटा बच्चा और यदि उसको सर्दी जुकाम है तो पेरेंट्स का परेशान होना लाजमी है। तो आपने कहा कि दवाएं कम से कम दें, ये तो ठीक है, लेकिन फिर उसका कोई ऐसा इलाज बताइए विकल्प के तौर पे कि माँ बाप को लगे कि हाँ ठीक है। कुछ लोग स्टीम देते हैं, कुछ घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, वो बताते हैं ऐसे करो, अदरक और शहद चटा दो और ये सब। इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत? देखिए 6 महीने तक यदि मैं कहूँ कि माँ का दूध अपने आप में सब कुछ है। माँ का दूध दवाई भी है, माँ का दूध पोषण के लिए भी जरूरी है। उसके सिवाय किसी प्रकार की जन भुट्टी और शहद चटाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, इसको नहीं देना चाहिए। स्पेशली जब बात सर्दी खांसी की हो तो मैं कहना चाहूंगा कि सामान्य सर्दी खांसी। अब आप पूछेंगे सामान्य सर्दी खांसी क्या है? ऐसा सर्दी खांसी जिससे बच्चे के रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बच्चे का भूख उतना ही है, बच्चा अपनी नींद प्रॉपर कर रहा है, सर्दी या खांसी की वजह से उसका नींद डिस्टर्ब नहीं है और बच्चा अपनी एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं लाया है, तो हर सिम्टम को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्पेशली देखता हूं कि हर लक्षण के लिए पेरेंट्स को दवाई चाहिए। तो वो डिमांड जो है ना, कभी कभी डॉक्टर को प्रेशराइज करता है दवा लिखने के लिए। तो पेरेंट्स को एक्चुअली बीमारी को समझना पड़ेगा कि बीमारी का कारण क्या है। और जैसे क्या देखिए, सामान्य सिर्फ सर्दी खांसी होती है, तो एक बार वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ये खांसी लगभग 3 हफ्ते तक रह सकती है। ठीक है। तो हम जब देखते हैं कि खांसी 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है, तो हम मान के चलते लगभग 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और हमारे पास आके हम उससे पूछते हैं कि बच्चे को रात को सोता है नींद? हाँ ठीक है। बच्चे को खाना ठीक सो रहा है, यदि स्कूल जा रहा है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं, तो व्हाई यू वांट टू ट्रीट माइल्ड सिम्टम? ठीक है। तो पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि हर छोटे लक्षण के लिए वो दवा के लिए डॉक्टर को प्रेशराइज ना करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब वक्त कम है, जल्दी जल्दी 2-3 सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो ये, चूंकि आप बार बार हम ब्रेस्ट फीडिंग का जिक्र करें क्योंकि वो एक सबसे अच्छी दवा है और वो जीवन भर कई रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। शुरुआत के 6 महीने यदि आप फीड कराते हो, वैसे आपको 1.5 से 2 साल तक कराना चाहिए। 2 साल तक कराना चाहिए। 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। और 6 महीने के बाद बच्चे को सेमी सॉलिड फूड खिलाना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या है कि 6 महीने के बाद सबसे पहला चीज देते हैं दाल का पानी। दाल का पानी जो देते हैं, तो दाल के पानी में कुछ भी कैलोरी नहीं है। दाल का पानी एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री फीड है ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फीड का मतलब है कि उसमें पोषण तत्व अच्छा होना, उसका कैलोरिक वैल्यू हाई होना चाहिए। तो इतना गाढ़ा होना चाहिए, मैं लोगों को समझाता हूँ कि जब आप चम्मच को तिरछा भी कर दें तो उसका पानी नहीं निकलना चाहिए। तो मतलब दाल को मैश करके दें, ऐसा आप मतलब जैसे खीर या जो खिचड़ी होती है उस तरह का थिक होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब जब फीड करते हैं तो तो ये बोला जाता है कि माँ को केले नहीं खाना, कुछ ऐसे फूड नहीं खाना, उससे बच्चे को सर्दी हो जाएगी। ये कितना सच है? देखिए एक्चुअल में इस तरह के फूड से सर्दी खांसी होने की संभावना लगभग नहीं रहती, लेकिन यस, जैसे पर्टिकुलरली केला है तो केला में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हिस्टामिन को रिलीज करता है। हिस्टामिन हमारे यहाँ मतलब नाक का बहना या हल्की सर्दी का सिम्टम दे सकता है। पर यदि माँ ने केला खाया उससे बच्चे को सर्दी हो जाएगी, ये एक कंप्लीट मिथ है। ठीक है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये कि कई लोग ना बच्चे को बहुत ज्यादा बांध के रखते हैं, उसके कान वान गर्मियों में भी बांधे, हवा लग जाएगी, थोड़ा सा एसी चलाए या पंखा चलाइए, तो इससे भी कई बार बच्चे इरिटेट होते हैं। ऐसा होता है क्या? या हम कैसे समझें, जो एक नई माँ बनी है जो वो कैसे समझे कि बच्चे को कब गर्मी हो रही है, कब सर्दी लग रही है, कब उसको एक्स्ट्रा क्लोथ जो है वो हटाने हैं या कब उसको ओढ़ना है, ये कैसे समझे? क्या साइन होता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए जो हमारा जो शरीर है, जब हम बड़े रहते हैं तो हम लोग अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। ज्यादा गर्मी होती है तो हमारे पसीना निकलने लग जाते हैं और अपने तापमान को नियंत्रित करते हैं। बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमको कपकपी छूटने लग जाती है। छोटे बच्चों में तापमान नियंत्रण करने की शक्ति उतनी नहीं होती है, तो हमको एनवायरनमेंट को उनके हिसाब से टेम्परेचर में रखना पड़ता है। सामान्य टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का रहना चाहिए। नवजात शिशु का टेम्परेचर जब 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया कहते हैं उसको। और हाइपोथर्मिया एक बार बच्चा हो गया तो उसको वेट गेन करने में, उनको दूध पीने में, उनको इन्फेक्शन होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए बार बार इस चीज को हम बोलते हैं कि बच्चे को गर्म रखना है, तो कभी कभी एग्जैजरेट भी हो जाता है चीजें। तो ये है कि बच्चे कंफर्टेबल रहे, उसके लिए लगभग टेम्परेचर यदि आप 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करें। जैसे हमारे समय गर्मी के समय भी देखेंगे 48-49 का टेम्परेचर चला गया, तो उस समय बच्चे को एयर कंडीशन में रखने की जरूरत है। ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो जिनका जब तापमान 48-39 चला जाता है
तो बच्चे 2-2 दिन से पेशाब नहीं किए हुए हैं, और उस कंडीशन में जब बच्चा एकदम सुस्त हो जाता है, दूध नहीं पीता, तो और डिहाइड्रेशन में चला जाता है। तो उस कंडीशन से बचाव के लिए जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो लगभग 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। और रही बात आप कान को और मुंह को ढक करके रखने की बात, जब हम ठंडी हवा में कहीं बाहर निकल रहे हैं तो जो ठंडी हवा हमारे नाक में पड़ रही है और जिनको एलर्जी की समस्या है, तो उन लोगों को उससे नाक का बहना और कभी कभी अस्थमा के अटैक या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने की संभावना, खांसी होने की संभावना रहती है। तो उन पर्टिकुलर लोगों को जिनको ठंड से एलर्जी है, जिनको एलर्जी, उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। ठीक है डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि हमने नवजात से लेकर मतलब उसके जन्म से लेकर 6 महीने तक जो है वो कैसे केयर करनी है, आज के इस एपिसोड में हमने आपको विस्तार से बताया। और ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम शायद नहीं जानते हैं और हम मिस्टेक कर देते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और वो एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती हैं, न सिर्फ आपके जहन के लिए, आपके बच्चे के शरीर के लिए भी। तो उम्मीद है कि ये जो आपको टिप्स मिले आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। और डॉक्टर श्रीकांत गिरी, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 6 महीने के बाद कैसी केयर करनी है इस पर भी जरूर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसी के साथ आईनेच सेहत में मुझे भी दीजिए इजाजत। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उससे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तो आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ शरीर से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। इसी कोशिश के साथ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नए विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।